Hello and welcome to Administration Wise. This is part 4 of JRF Booster series. Videos up to part 3 is already available on the channel Administration Wise. To be up to date, please do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. And if you really loving this series, please hit the like button. It will further motivate us in this regard. Now, without any further delay, let us quickly start with our previous year question pointers for this video. And the very first in this row is the statement said by Robert Lineberry, that is, public policy is what government do and fall to do for their citizens. Second one is the statement of Anderson, that is, policy decisions are decisions made by public officials that authorize or give direction to the public policy actions. Next one is the statement of Thomas Dye, that is, both the structure and the policy are largely determined by एनवायरमेंटल फोर्सेस प्राकृतिक बल के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी एंड द format of the public policy. Again, one more statement by the same thinker, that is Thomas Dye. The public policy is whatever government chooses to do. The first point and this point is somewhat coinciding, but यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रॉबर्ट लाइनबेरी का स्टेटमेंट था और पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर a government chooses to do is the statement of थॉमस डाई. मार्टिन रेने के अनुसार पब्लिक पॉलिसी के कंपोनेंट्स में पहला है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, सेलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटेंट होना चाहिए. एंडरसन कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा इसलिए स्टडी किया जाना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा साइंटिफिक, प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल रीजंस के लिए पढ़ा जाना चाहिए. पब्लिक पॉलिसी कुड बी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, रीडिस्ट्रीब्यूटिव नेचर एंड ऑल्सो कैन बी ऑफ रेगुलेटरी नेचर. एक पुस्तक है सोशल साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी. दिस इज रिटन बाय मार्टिन रेने. थॉमस डाई कहते हैं कि एन इंटरेस्ट ग्रुप इज शेयर्ड एटीट्यूड ग्रुप दैट मेक्स अ क्लेम इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू और इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर अपना इंटरेस्ट सेटिस्फाई करवाने के लिए एक्ट करते हैं. डेविड ईस्टन का स्टेटमेंट है, द पॉलिटिकल सिस्टम स्टैंड्स फॉर दोज डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस in the society that are predominantly oriented towards the authoritative allocation of values for the society. Mixed scanning model. This model is given by Ed Gioni. Game theory is based on conflicts. Game theory में conflicts होंगे. थॉमस डाई का अगेन एक स्टेटमेंट है, अ पॉलिसी इज रेशनल व्हेन इट इज मोस्ट एफिशिएंट, दैट इज इफ द रेशियो बिटवीन द वैल्यूज it achieve and the values it sacrifices is positive and higher than the policy alternative, is higher than any other policy alternative. मिक्स्ड अप्रोच ऑफ पॉलिसी मेकिंग दिया गया था हॉगवुड एंड गन के द्वारा. इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन the setting of goals and actions geared to achieve them. This is a statement of Pressman and Walsowski. Pressman and Walsowski का एक और स्टेटमेंट है, पॉलिसी नॉर्मली कंटेन्स गोल्स एंड मीन्स टू अचीव दिस गोल्स. यूगेन बार्डरा कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज अ गेम ऑफ बार्गेनिंग, परसुएशन एंड मैन अगरिंग अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी. माइकल लिप्स्की ने कंसेप्ट दिया था स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स का. पॉलिसी इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एज इट इज बीइंग मेड. दिस इज अ स्टेटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय एंडरसन. पॉलिसी इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एज इट इज बीइंग मेड. एक बुक है पॉलिसी एनालिसिस फॉर द रियल वर्ल्ड. ये लिखा गया था हॉगवुड एंड गन के द्वारा इन द ईयर 1984. ईयर और राइटर समटाइम्स बुक के नाम भी मैच करने के लिए या फिर किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं. क्रिटिकल पाथ मेथड ये डेवलप किया गया था वॉकर एंड केले के द्वारा. पर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ये डील करता है अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज के साथ, अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज के साथ. क्रिटिकल पाथ मेथड में कोई भी रिसर्च या डेवलपमेंट जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं.
क्रिटिकल पाथ मेथड में। रिसर्च में क्या क्या मेथड है और क्या सीक्वेंस होता है उसका, ये अरेंज करने के लिए आया हुआ है। पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, देन डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, that which design we were going to follow, and the next step is data collection. Then we will move forward to data analysis and formulation of generalization, and last but not the least is arriving at any conclusion. Experimental method is also called standardized method. Ex post facto method of research is typical characteristic test. Descriptive survey method is based on questionnaire, and a historical method is the method that uses the primary and secondary sources of data. ये चारों पॉइंट आपस में मैच करने के लिए आए हुए थे। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेटर है वो इफेक्ट्स को ट्रेस कर रहा होता है। टेक्निक्स दैट इज फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, दिस टेक्निक इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टोरल लेवल थीसिस के लिए, जो हम लोग पीएचडी वगैरह में फॉलो करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम, डाटा कलेक्शन विथ बॉटम एम्पेरिकल एविडेंसेस आर कंसिडर्ड क्रिटिकल। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक एंड प्योर रिसर्च भी कहते हैं। एक्शन रिसर्च इज द टर्म दैट इज कॉइन्ड बाय कर्ट लेविन। एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ a community. Triangulation is the process of solving problem from various methods. Is called ट्रायंगुलेशन। रिसर्च क्या है, तो ये एक पर्पस बेस्ड सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट करता है एबिलिटी टू एक्सपेंड न्यू प्रिंसिपल्स को। गुड रिसर्च ऑलवेज हैव some aim for the betterment of society. The position held by positivists as far acquiring knowledge is concerned is basically scientific research should be based on value free and empirical observations. An ontological question is usually about the study outside ourselves. हम लोगों को अपने से बाहर, अपने से एक्सटर्नल रियलिटी के तरफ की जो स्टडी है, इस पे हम लोग एंटोलॉजिकल क्वेश्चंस के द्वारा फोकस करते हैं। टू मेन अप्रोचेज ऑफ रिसर्च आर qualitative and quantitative based research. Sometimes some schemes were also asked in previous year questions. One of them is Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Samman Nidhi. This scheme was launched on 24th February 2019 in order to provide income support to small and marginal landholder having cultivable land to supplement the financial needs of the farmers in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, and the income support that were to be provided is of 6,000 rupees per year. The Shakti scheme is related to coal. One rank one pension scheme कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2014 से। समीप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। सुकन्या समृद्धि योजना, दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 22nd of the January 2010 एट पानीपत हरियाणा बाय पीएम मोदी। यहाँ पे इसको ट्विस्ट किया गया था, बाय प्रेसिडेंट करके पूछा गया था, बट इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. It is basically a small saving scheme under the government of India which targets the parents of any girl child to encourage them to build a fund for their future education or marriage expenses in order to provide interest rate of 8.4% and tax benefits to every account opened under this scheme. Objective of Amrut scheme is to provide proper water supply and sewage connection in every households. First ARC was chaired by Murarji Desai first and then taken over by K. Hanumantaiya. Similarly, second ARC के पहले चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली और इनके रेजिग्नेशन के बाद सेकंड चेयरमैन बने थे वी रामचंद्रन. सेकंड एआरसी के रिपोर्ट्स के ऑर्डर को कई बार मैच करने के लिए पूछा गया है, तो टोटल 15 रिपोर्ट्स है. इसमें कौन से नंबर पे कौन सा रिपोर्ट है ये हम लोग देख लेते हैं.
The first report is related to RTI, the second report is for human capital, third report crisis management की बात करती है, third report is based on ethics of governance, fourth report is based on ethics of in governance, fifth one is public order, sixth report is for local governance, seventh report talks about capacity building for conflict resolution, eighth report talks for combating terrorism. Ninth report suggests for social capital. 10th for personal administration. 11th promoting e-governance, the smart way forward. 12th report is citizen-centric administration. 13th report talks about organizational structure of government of India. 14th report is strengthening the financial administration, and the 15th report talks for state and district administration. Chairman of Royal Commission on Decentralization was Hobhouse. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. मुदलियार कमेटी सजेस्ट करता है दैट देयर शुड बी नो कैप ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सेक्रेटेरियल and ministerial services, and age limit for highest executive and administrative service should be 21 to 23 years. Central Vigilance Committee was established on the recommendation of Santhanam Committee. Very important. अशोक मेहता कमेटी बात करता है, ये रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से. दिस रिपोर्ट सजेस्ट फॉर टैक्सिंग पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रेगुलर सोशल ऑडिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज and developmental functions to be transferred to Jila Parishad. GVK Rao Committee similarly talks about Jila Parishad should be principal body for the management of all development program at this level, and some of the planning function at the state level should be transferred to district level planning unit for effective decentralization. LM Singhvi committee talks about the constitutional recognition, protection and preservation of panchayati raj institutions. न्याय पंचायत for the cluster of village होना चाहिए, and more financial power should be given to village panchayat in order to manage their लोकल रिसोर्सेज. होटा कमेटी रिपोर्ट कब आया था? 2004. कमेंट कीजिए होटा कमेटी किस एरिया से रिलेटेड है. मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है स्टेट को एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मोनोपोली ऑन लेजिटिमेट यूज ऑफ द फिजिकल फोर्स. पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. शेड्यूल्स भी मैच करने के लिए आते हैं, हम लोग देख लेंगे. शेड्यूल 1 to 12 क्या क्या है. यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, एंड कंकरेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 47 सब्जेक्ट्स. क्विकली शेड्यूल्स भी हम लोग देख लेते हैं. शेड्यूल 1 इज अबाउट स्टेट्स, 2 is about emoluments given to president and governor, 3 is oath and affirmation, 4 is allocation of seats in the council of states, 5th is regarding the provision as to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes, 6th is the provision to administration of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, AMTM. 7th is about different lists, that is union, states and concurrent list. 8th schedule is for languages. 9th schedule is regarding land reforms. 10th schedule is about defamation. 11th schedule is for panchayats. थर्ड पार्ट में हमने बात किया था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया. एंड 12th schedule is about municipality that was added via 74th Constitutional Amendment Act. And by this we came to an end of this video. Please do like and share this video to spread the knowledge, and thank you for your time being. Stay connected and keep learning.